हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.4। इसके पहले के सारे प्रश्नावली, सभी प्रकार के अभ्यास प्रश्न, सभी कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 4.4 के सभी क्वेश्चंस को कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो भाई कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, साथ ही साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बच्चे सीधे आते हैं क्वेश्चंस में। दिए गया है पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति ज्ञात करने से पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर है तो फिर ज्ञात करना है हमें मूल। तो भाई हमने क्या पढ़ा था, याद है क्या आप सभी को? क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई द्विघात समीकरण इस प्रकार है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। इस स्थिति में द्विघात सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a। करेक्ट, ये पढ़ा था। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि b वर्ग ऋण 4ac, यह जो b वर्ग ऋण 4ac है, यह वह फैक्टर है जो यह बताएगा आपको कि मूल की प्रकृति किस प्रकार की होगी। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये मान धनात्मक प्राप्त हो गया या शून्य प्राप्त हो गया तब तो हमें वास्तविक मूल मिलेगा, और अगर ये ऋणात्मक प्राप्त हो गया तो हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, वह मूल हमें काल्पनिक मिलेगा। तो हम कहेंगे कि काल्पनिक वाली स्थिति में मूल का अस्तित्व नहीं है और वास्तविक वाली स्थिति में मूल का अस्तित्व है। अब यह मैंने बहुत अच्छे से पिछले क्लास में जब इसका कॉन्सेप्ट समझाया था तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया था। आप वो वाली क्लास जाके देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर, ठीक है। इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac, ठीक है। अब हम जानते हैं यदि d का मान बड़ा या बराबर हो 0 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर d बड़ा हो 0 से तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि मूल जो है, मूल भिन्न तथा वास्तविक होते हैं। करेक्ट। और अगर d जो है बराबर हो जाए 0 के तो मूल समान तथा वास्तविक होते हैं, ठीक है। अब d बड़ा हो या बराबर हो, इसकी स्थिति ये समझ में आती है कि बराबर हो 0 के, और जब बड़ा हो 0 के तो यह धनात्मक की ओर चला जाता है ना। और अगर 0 के बराबर है तो धनात्मक नहीं है लेकिन ऋणात्मक भी नहीं है। लेकिन यदि d का मान 0 से आ जाए छोटा, मतलब क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, तो हम यहां से कह सकते हैं मूलों का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। अब बच्चे आप लोगों ने केवल वास्तविक संख्या पढ़ी है, काल्पनिक संख्या तो पढ़ी नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे मूलों का वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है, या हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में हमारे जो मूल प्राप्त होते हैं वह अवास्तविक या फिर काल्पनिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है आप सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में। तो जैसा पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले क्वेश्चन को देखें। 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0 दिया है। 2x का वर्ग
ऋण 3x धन 5 बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर ऋण 3 और c बराबर 5 दिया हुआ है। हम यहाँ पे जानते हैं चूंकि d जो हमारा विविक्त कर है वह बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं b का मान ऋण 3 रख सकते हैं। ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान 2 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऋण 3 का वर्ग मतलब 9, ऋण 4 पंचे 20 दूनी 40। कितना आ रहा है देखो, ऋण 3 का वर्ग 9 आ रहा है, ऋण 4 दूनी 8 पंचे 40। यहाँ से हमें मान कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमें मान ऋण 31 प्राप्त हो रहा है। d का मान ऋण 31 हमें मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, अतः d का जो मान है ऋणात्मक है, इसलिए 0 से छोटा हो जाएगा। अब हम कहेंगे अतः इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चूंकि हमारे मूल अवास्तविक प्राप्त होंगे इसलिए हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व क्या है, नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख के आप आसानी से समझ सकते हो। अगला एक और क्वेश्चन देख लें क्या? चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 3 x धन 4 बराबर 0। 3x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 3 x धन 4 बराबर 0। यह हमारे सामने समीकरण है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि a बराबर हम लिख सकते हैं 3, b बराबर हम लिख सकते हैं ऋण 4 वर्गमूल 3 और c बराबर हम लिख सकते हैं 4। यहाँ पे आप देखना, यहाँ d बराबर हम लिखेंगे b वर्ग ऋण 4ac। तो d बराबर हो जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान है 3 गुणा c का मान है कितना हमारे पास 4 है। करेक्ट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ऋण 4 का वर्ग, तो यहाँ से ऋण का वर्ग करने पे हमें धनात्मक मिलेगा। 4 का वर्ग 16 मिला गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो 3 मिलेगा। ऋण 4 तिया 12 और 12 चौक 48 हमारे पास हो जाएगा। 16 तिया भी 48 होता है भाई, सभी को पता ही है। 16 तिया 48 ऋण 16 तिया 48 बराबर 0। ये क्या हो गया यार, ये तो भाई d बराबर 0 मिल गया। अब d बराबर 0 का क्या मतलब है, d बराबर 0 का मतलब है मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। करेक्ट। अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। क्लियर बेटा, मूलों का अस्तित्व है बोल रहा है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फिर से इसको लिख लेते हैं भाई। हमारे पास क्या दिया है, 3x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। क्या बोला, मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे मूल, जो मर्जी विधि लगा लो, गुणन खंडन विधि लगा लो, मन करे तो गुणन खंडन विधि लगा लो, चाहो तो द्विघात सूत्र लगा लो, वो भी मन नहीं कर रहा है पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, जो चाहे आप वो विधि यहाँ पे लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो द्विघात सूत्र लगा सकते हो। x बराबर क्या आ जाएगा, देखो ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a। यहाँ से ऋण 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल में b का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c
बटे में 2 गुणा ए क्या है हमारे पास 3 है। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, तो 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल में, यहाँ से देखो 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, करेक्ट। यहाँ से ऋण चिन्ह क्या हो जाएगा वर्ग होने पर धन, 4 का वर्ग 16 वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 16 तिया 48 जैसे हमने पहले किया था। ऋण 4 तिया 12 चौक 48, तो हमने देखा था कि b वर्ग ऋण 4a से 0 आया था। देखो 48 ऋण 48 0 ही आ रहा है। 2 तिया 6 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे आपस में, वो हमें मिल जाएगा 0। तो x का जो मान है बच्चा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो x का मान है यहाँ से क्या आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटे 6, और धन ऋण हमें 2 मान मिलने चाहिए, 4 वर्गमूल 3 बटे 6, तो 2 वर्गमूल 3 बटे 3 और 2 वर्गमूल 3 बटे 3 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये 2 मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। दोनों मूल को देख सकते हो, दोनों वास्तविक भी हैं और आपस में बराबर भी हैं, जैसा कि d बराबर 0 के लिए होता है, करेक्ट। तो भाई इस प्रकार से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप सभी को सॉल्व करके बताना है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप सभी को बताना है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि उनके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, तो भाई सबसे पहली स्थिति क्या है, चूंकि यदि 2 बराबर मूल हैं तब d बराबर क्या होता है 0। क्लियर है, d बराबर क्या होता है उस स्थिति में होता है 0। तो यहां से हम देख सकते हैं d के लिए हम जानते हैं b वर्ग ऋण 4ac होता है बराबर 0। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, पहले वाले क्वेश्चन को देखूँ, तो यहाँ पे b मेरा क्या दिया है k है, तो हो जाएगा k का वर्ग ऋण 4 गुणा a मेरा है 2, c मेरा है 3 बराबर 0, करेक्ट। यहाँ से बोला था कि k का मान ज्ञात करना है और ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल आपस में बराबर हो। तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल आपस में होते हैं बराबर। k का वर्ग 4 तिया 12 दूनी 24 ऋण 24 बराबर 0, तो आ जाएगा k का वर्ग बराबर 24। अब यहाँ दोनों पक्षों में वर्गमूल लिख सकते हैं। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास k बराबर यहाँ पे क्या आ सकता है हमारे पास वर्गमूल में 24। अब वर्गमूल 24 हमारे पास है, तो वर्गमूल 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, 24 को 4 गुणा 3 लिखा, 4 तिया 12 और दूनी 24 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 लिखा। 4 को मैं अगर मैं वर्गमूल लूँ 4 का तो 2 आ जाएगा बाहर में, और 3 दूनी 6 हमारे पास आ जाएगा, तो 2 वर्गमूल 6 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं k का कौन सा मान मिलेगा, 2 वर्गमूल 6 के लिए ये जो पहला हमारे पास समीकरण है इसके जो मूल हैं वो क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम टू सेम आप दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्थिति दी गई है कि भाई मूल बराबर है, ठीक है, मूल बराबर और वास्तविक है, तो आपको लगाना है कौन सी स्थिति यहाँ पे d बराबर 0। हर बार आपको ऐसा कोई कंडीशन दिया जाए कि मूल भिन्न और वास्तविक हो, है ना, मूल काल्पनिक हो जाए या जो भी ऐसी कोई भी स्थिति आपको दे दी जाए, तो आपको क्या करना है सिर्फ वो वाला स्थिति वहाँ पे लगा देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपको अज्ञात राशि बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे k आपको मिल गया। चलो, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी को करना है। ठीक है, चलो अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। अब ऐसी स्थिति देखेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो एक द्विघात समीकरण बना के देखेंगे।
द्विघात समीकरण बनाने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या वह स्थिति संभव है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हमें समीकरण बना के देखना है और अगर ऐसी स्थिति संभव है तो हमें मूल प्राप्त होगा, लेकिन मूल प्राप्त होने के लिए क्या स्थिति चाहिए हमको पता है, बस वही लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना आम के बाग की चौड़ाई। अब सर आप पहले चौड़ाई ही क्यों ले रहे हो, लंबाई क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया ये लॉजिक कि यहाँ पे दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, इतना ही समझ में आ रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है मतलब लंबाई बड़ा है चौड़ाई छोटा होगा। जो छोटी राशि होगा उसी को मान के चलो, हमेशा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो आम के बाग की चौड़ाई कितना मैंने मान लिया, x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः आम के बाग की लंबाई क्या हो जाएगा भाई, इससे दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा अगर आम का बाग है तो ये मेरा x चौड़ाई और 2x क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 वर्ग मीटर, या इसको 800 वर्ग मीटर डायरेक्ट ना लिख के मैं लिख देता हूं आयत का क्षेत्रफल। करेक्ट। तो लंबाई हमने क्या माना, 2x माना, चौड़ाई हमने x माना, आयत का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग बराबर 800 वर्ग मीटर, x का वर्ग बराबर 800 बटे में 2, तो x का वर्ग बराबर 400 वर्ग मीटर। करेक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम वर्गमूल ले सकते हैं। वर्गमूल लेने पर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। 400 का वर्गमूल कितना हो गया, 20 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि हमारे पास जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर x माना था जो कि आ गया है 20 मीटर। तो यहाँ से लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं चौड़ाई हमारे पास 20 मीटर आ गया और हमारे पास लंबाई 40 मीटर आ गया। चेक करना चाहते हो तो 20 गुणा 40 लंबाई गुणा चौड़ाई किया तो 800 वर्ग मीटर हमें प्राप्त हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एक द्विघात समीकरण इस रूप में प्राप्त हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो द्विघात समीकरण कुछ इस रूप में हमें प्राप्त हुआ था। करेक्ट। और द्विघात समीकरण कुछ इस रूप में प्राप्त हुआ तो यहाँ से x के हमें वास्तविक मान प्राप्त हो गए। करेक्ट, x का हमें वास्तविक मान प्राप्त हुआ बिना किसी दिक्कत के, और x का मान प्राप्त हुआ तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसके लिए हल क्या है, संभव है ना। अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहाँ पे हमें x का मान प्राप्त ना हो, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि भाई हल संभव नहीं है। सेकंड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं भाई, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे माना एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष।
सही है। एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो यहां से हम देख सकते हैं दूसरे मित्र के लिए हम क्या मानेंगे, अतः दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 ऋण x वर्ष। करेक्ट। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि भाई दो मित्र की आयु का योग 20 है ना, दो मित्र की आयु का योग 20 है। एक का आयु अगर x वर्ष है तो दूसरे का आयु कितना होगा, 20 में से x घटा दोगे तो दूसरे का आयु मिल जाएगा। करेक्ट। अब बोला है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार भाई 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पहले मित्र की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व वो x ऋण 4 होगा। करेक्ट। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 ऋण x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, 20 ऋण x ऋण 4 हो जाएगा। इनका आपस में क्या किया, गुणन किया। कितना आना चाहिए, बोला 48 आना चाहिए। 48 ले लिया। देख सकते हो x ऋण 4, 20 में से 4 गया तो 16, 16 ऋण x बराबर 48। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x से गुणा करोगे तो 16x ऋण x का वर्ग। ठीक है। उसके बाद 16 चौक 64 तो ऋण 64 और ऋण ऋण धन आ जाएगा हमारे पास 4x बराबर 48। तो यहाँ से x वर्ग को इधर मैं पक्षांतर कर दूंगा तो आ जाएगा x वर्ग। ठीक है। 16 और 4 20 तो ऋण 20x, फिर धन 64 धन 48 बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 20x, 8 4 12 की 2 हासिल में 1, 6 4 10, 1 11, 112 आ गया बराबर 0। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या ये स्थिति संभव है। तो स्थिति संभव होने के लिए क्या देखना होता है भाई, विविक्त कर को चेक कर लो। तो यहाँ से हम जानते हैं चूंकि भाई d बराबर क्या होगा, b वर्ग ऋण 4ac होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b की जगह में ऋण 20 का वर्ग ऋण 4 गुणा a की जगह में 1 और c की जगह में 112। ऋण 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। ठीक है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। देख सकते हो कितना मिल रहा है, ऋण 48। भाई ऋण 48 मिला मतलब क्या हुआ, d क्या है, छोटा है 0 से, ऋणात्मक है, d छोटा है 0 से। अतः क्या हो जाएगा, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब जो x के मान मिलेंगे वो अवास्तविक मिलेंगे। मतलब ये क्या पूछा था, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम कहेंगे भाई ये स्थिति संभव नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे इसलिए स्थिति संभव नहीं है। ठीक है। अब आप लोग चाहो तो एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारे पास समीकरण निकल के आया है इसके लिए x के मान निकाल के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको वास्तविक मान नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे ये स्थिति संभव नहीं है। तो इसी प्रकार के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपकी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये आप सभी को करके लाना है। ठीक है। ओके। तो वो जो लास्ट क्वेश्चन था सभी बच्चे कर लेना, इसको ये होमवर्क को सभी बच्चे कर लेना। तो यहाँ से प्रश्नावली हो गई है ख़त्म और ये अध्याय भी इसी के साथ होता है ख़त्म। अगला जो क्लास है वो होगा समांतर श्रेणी के ऊपर। समांतर श्रेणी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समांतर श्रेणी 10th में तो काम आता ही है, आगे जब आप जाएंगे बड़ी क्लासेस में तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो सभी बच्चे इस क्लास को ध्यान से अटेंड करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की मज़ेदार क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।